हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सरवण चौधरी। आज मैं आपके लिए क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 के किरण प्रकाशी की गई एक डेरिवेशन लेकर आया जिसका नाम है दर्पण सूत्र, जिसको अपन मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ये डेरिवेशन किसके लिए डेराइव करोगे, तो अवतल दर्पण के लिए। सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण क्या चीज है। गोलीय दर्पण पहले बात करते हैं दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। फिर बात करते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या चीज है, एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और ये बाहर वाला पोर्शन है यहाँ पर पॉलिश कर रखी है, जबकि अंदर वाले पोर्शन पर इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, जहाँ पर प्रकाश किरण आती है और इससे टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। तो ये तो होता है अवतल दर्पण। बात करते हैं उत्तल दर्पण की, एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, और याद रखना ये है परावर्तक पृष्ठ उत्तल दर्पण के लिए और अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर रखी है। तो परावर्तक पृष्ठ उत्तल दर्पण के लिए ये वाली, मतलब यहाँ पर प्रकाश किरण आएगी, इससे इंसिडेंट मतलब इससे यहाँ पर आएगी और इससे रिफ्लेक्ट होकर मतलब टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। तो अवतल दर्पण परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित हो। तो ये आपने गोलीय दर्पण के प्रकार को अच्छे से समझ लिया, अवतल और उत्तल। अब अपन ये जो फॉर्मूला है वो कौन से दर्पण के लिए डेराइव कर रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए। कौन से दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब बात करते हैं ये फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब बात करते हैं f क्या चीज है, ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, और v क्या चीज है, प्रतिबिंब दूरी है, और u क्या चीज है, बिंब दूरी। किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी के मध्य संबंध बताने वाला सूत्र क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। अब बात करते हैं सब अलग अलग पॉइंट के हिसाब से चलते हैं। ये हमने जो डायग्राम बना रखा है वो अवतल दर्पण के लिए बना रखा है। ये आपके अंदर वाली जो पोर्शन है ये कौन सी सतह का काम करती है, ये परावर्तक सतह का काम करती है। किसका काम करती है, परावर्तक सतह। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना हमारी बात, इन सभी टर्म्स को अपन एक बार डेफिनेट कर देते हैं, यानी कि परिभाषित कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये जो लेटर लिखा हुआ पी, ये क्या चीज है, ये जो परावर्तक सतह है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को अपन क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस कहाँ से आया, ये जो आपके सामने मुख्य अक्ष दिख रही है, ये कौन सी प्रकाश किरण नहीं, ये कौन सी अक्ष है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। फिर बात करते हैं मुख्य फोकस। जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती है, गुजरती है, तो उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और फिर बात करते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब ये जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह है, ये खुद एक किसी कटे हुए गोले का भाग होता है। ये खुद देख सकते हो, अब मैं इसको इमेजिन करके बता रहा हूँ। ये खुद एक किसी कटे हुए गोले का भाग होता है, और उस गोले के केंद्र को अपन क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और उस गोले की त्रिज्या को अपन क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये है ध्रुव, ये है मुख्य फोकस, और ये है आपके वक्रता केंद्र। ठीक है। अब मैं इसमें बिंब कहाँ रखूंगा, और इस फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए तो याद रखना, बिंब की स्थिति मैं बता देता हूं। बिंब की स्थिति वो रखूंगा सी से परे। तो आपको पता है सी से परे जब बिंब रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब सी से परे बिंब को रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा कैसा, सी और एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। और याद रखना सी और एफ के मध्य जब प्रतिबिंब बनेगा तो इसका आकार जो होगा वो बिंब से छोटा होगा, प्रकृति जो होगी वो वास्तविक और उल्टी होगी। ठीक है। आपने बिंब की स्थिति कहां पर रखोगे, सी से परे, प्रतिबिंब की स्थिति सी व एफ। अब वो कैसे बनता है एक बार देखते हैं अपन। ठीक है। सबसे पहले अपन बिंब की स्थिति सी से परे रखी, ये आपके सामने सी है वक्रता केंद्र, इससे परे रख दिया, मतलब मैंने यहाँ पर बिंब को प्लेस कर दिया। ठीक है। इसको हमने बोला ए बी। अब आपको इस बिंब से प्रतिबिंब बनाना है, इस बिंब से क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। उसके लिए आपको कितनी प्रकाश किरणों की जरूरत पड़ेगी, दो प्रकाश किरणों की। तो सबसे पहले जो मैं प्रकाश किरण को भेज रहा हूँ वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये वाले प्रकाश किरण कहां पर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद
कहाँ से पास आउट होती है? मुख्य फोकस से निकलती है। वो कहाँ से निकलती है? मुख्य फोकस से। आप जानते होंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम में 4 नियम होते हैं। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से निकलती है, और जो फोकस से दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद वापस वक्रता केंद्र से होकर ही निकलती है। मतलब जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, और जो ध्रुव पर आते हुए जितना कोण बनाती है दर्पण से परावर्तन के बाद उतना ही ध्रुव से जाते हुए कोण बना देती है। ये टोटल 4 नियम थे जो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के नियम में काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब पहले मैंने जो प्रकाश किरण भेजी है वो मुख्य अक्ष के समांतर भेजी है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से पास होगी? मुख्य फोकस से। ठीक है, अब जो दूसरी प्रकाश किरण भेज रहा हूँ वो वक्रता केंद्र से भेज रहा हूँ। मैं दूसरी प्रकाश किरण कहां से भेज रहा हूँ? वक्रता केंद्र से। और हम अच्छे से जानते हैं जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो परावर्तन के बाद वापस वक्रता केंद्र से ही निकलती है। तो ये देख लो, यहाँ से सीधी आई, यहाँ पर इंसिडेंट हुई और वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में चली गई। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो अब मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। ये दोनों प्रकाश किरण, एक तो ये वाली और एक ये वाले, दोनों कहाँ पर मिलते हैं? यहाँ पर मिलते हैं। ये आपके सामने मिलने का इनका दिखा दिया, और यहाँ पर इनका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया, जिसको अपन बोलेंगे ए डैश बी डैश। आप कहोगे बिंब की स्थिति सी से परे, मतलब आप कहोगे ये बिंब कौन सा है? ए बी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच में, इसको बोला अपन ने ए डैश बी डैश। देख लो, ये रहा ए डैश बी डैश, ये रहा सी और एफ के बीच में। ठीक है, और ये रहा बिंब की साइज इतनी बड़ी है जबकि प्रतिबिंब की साइज इतनी सी है। तो आपके सामने बिंब की स्थिति सी से परे मतलब ए बी, ये रहा प्रतिबिंब की स्थिति सी और एफ के मध्य ए डैश बी डैश, ये आपके सामने। और प्रतिबिंब कैसे बना? पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकली। दूसरी प्रकाश किरण सी से होकर गई और वापस वो उसी दिशा में लौट गई परावर्तन के बाद। अब अपन दो त्रिभुज लेते हैं, याद रखना। ठीक है, अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब सूत्र की व्युत्पत्ति, यानी कि सूत्र की उत्पत्ति। ये हिंदी मीडियम के लिए वीडियो है तो प्योर हिंदी में ही बात करेंगे अपन। ठीक है, तो सूत्र की उत्पत्ति मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u, अपन इसको डेराइव करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम दो ट्राइंगल लेते, दो त्रिभुज लेते, सॉरी दो त्रिभुज कौन कौन से? एक त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ ए डैश बी डैश सी। मतलब मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। एक बार मैं बना देता हूँ, फिर देखिए ए बी सी ए डैश बी डैश। ओके, हाँ। अब मैं ये दो त्रिभुज क्यों ले रहा हूँ ये भी ध्यान से सुनिए। ये दोनों त्रिभुज मेरे को इसके रूप से दिख रहे हैं, मतलब इसके शेप से पता चल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो फिलहाल मैं इन दोनों त्रिभुजों को इसलिए ले रहा हूँ समरूपता के लिए। किसके लिए? समरूपता के लिए। आपने क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ा था दो प्रकार के त्रिभुज, या दो प्रकार के मतलब पढ़े होंगे। एक होता है सर्वांग समता और एक होता है समरूपता। सर्वांग समता क्या होती है? ऐसी दो आकृतियां जिनको एक दूसरे पर रखते हैं तो पूरा पूरा कवर कर लेती है, तो उसको अपन बोलते हैं सर्वांग समता। समरूप क्या होते हैं? जैसे त्रिभुज की बात करते हैं, जिनके रूप समान होते हैं, आकार समान होना कोई गारंटी नहीं, लेकिन रूप समान होते हैं, उनको अपन किस नाम से जानते हैं? समरूप के नाम से जानते हैं। जैसे दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, दो वर्ग समरूप हो सकते हैं, दो वर्त समरूप हो सकते हैं, दो आयत समरूप हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, वर्ग और वर्त, याद रखना, स्क्वायर एंड सर्कल दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे क्योंकि इनके रूप समान नहीं है। तो समरूप क्या होते हैं? एक ऐसे त्रिभुज जिनके रूप समान हो तो उसको अपन समरूप कहते हैं। ठीक है, अब मेरे को है ना, ये दोनों के रूप समान है। अब समरूपता की कुछ कसौटियां होती है, कुछ नियम होते हैं जो इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। हो सकता उसी हिसाब से परफेक्टली अपने को पता चल जाएगा कि ये समरूप है या नहीं। तो सबसे पहले मैं एक आपको बात बताता हूँ। इसमें देखो, ये कोण 90 डिग्री का, तो आप कहोगे ये वाला कोण भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो आप क्या बोलोगे? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए डैश। इसका क्या कारण दोगे? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री। फिर हम जानते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है,
उसका रीजन क्या दोगे कि सर शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है ये आपस में? शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। कौन से कोण की वजह से? ये शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? समरूप नहीं, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। फिर बात करते हैं, जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये वाला कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आप बता दो कि सर ये कोण के बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो गया। तो एक समरूपता का नियम है एंगल एंगल नियम से। कौन से नियम से? एंगल एंगल नियम से ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से? ए बी सी और त्रिभुज कौन सा? ए डैश बी डैश सी आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। ये जो मैंने साइन बनाए ये समरूपता का साइन है। किसका साइन है? अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके बीच में ऐसा चिन्ह बनाकर अपन उनको प्रदर्शित करते हैं कि सर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। ठीक है। जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो एक समरूप त्रिभुज की एक शर्त होती है कि किसी समरूप त्रिभुज में ये जो मतलब परमेय होती है, याद रखना, किसी समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं, कौन सी भुजाएं? संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। समान अनुपात में याद रखना, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज की एक प्रमेय है जिसमें क्या लिखा है? किसी समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में होती है, यानी कि संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। अब बात करते हैं कौन कौन सी संगत भुजाएं जो कि समान अनुपात में होगी। देखो याद रखना, ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है ये संगत भुजा बोल सकते हैं। ए बी और ए डैश बी इन दोनों का अनुपात ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इन दोनों का अनुपात। फिर आप कहोगे कौन सी भुजा की बात करोगे अगले? ये ए सी और दूसरा कौन सा? सी ए डैश। ए सी और सी ए डैश इनका रेशियो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद रखना, मैंने इस वाली साइड्स को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये लंब वाली और आधार वाली साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। इसकी साइड्स अपने को पता नहीं होती है तो अपन इसका और इसका रेशियो प्लस इसका और इसका रेशियो आपस में बराबर कर देते हैं। वापस सुन लीजिए क्या लिखा है? किसी समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। संगत कौन कौन से? ए बी के नीचे ए डैश बी डैश ले लिया, फिर ए सी के नीचे सी ए डैश ले लिया। इट्स ओके। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन ने दे दिया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए सी अपॉन, देखो मैंने क्या करा, इस त्रिभुज को लिया है तो इसके नीचे दूसरे त्रिभुज की साइड्स ले ली, फिर इसी के नीचे इस पहले इसको लिया था इसकी साइड्स सामने, फिर दूसरे वाले की साइड्स नीचे रख दी। ओके। फिर अब आपको और देख, अब आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको एक पॉइंट ले रहा हूँ एम, एम बिंदु से लाइन एपी या भुजा एपी पर एक अपन परपेंडिकुलर यानी कि लंब ड्रॉ करते हैं जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? एम एन। याद रखना, भुजा एपी पर एम एन लंब डाला जाता है। एम एन लंब डाला जाता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का काम है, रचना का काम है। ठीक है, भुजा एपी पर एम एन लंब डाला जाता है। ठीक है, जब अपन एम एन लंब डालते हैं तो आपके सामने दो और त्रिभुज दिखते हैं। एक तो पहले वाला का तो इलाज हो गया, 1 और 2 हो गया। अब बात करते हैं 3 और 4 की। अब वो 3 और 4 कौन कौन से? तो पुनः कौन कौन से त्रिभुज की बात करूंगा? आप कहोगे सर एम एन एफ और दूसरा कौन सा? ए डैश बी डैश एफ में पुनः त्रिभुज एम एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। आपके सामने हम डायग्राम बना देते हैं। इसको हमने दे दी, ये m है, ये n है और ये वाला f है, ये a डैश है और ये क्या है? b डैश है। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे? समरूप। कैसे होंगे पता करते हैं। देखो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री के। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कोण n
बराबर कौन ए डैश। ओके, इसको हमने दिया 3 नंबर और इसको कितना दिया था 4 नंबर त्रिभुज। फिर हम कहेंगे सर ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तब आप क्या बोलोगे सर एंगल एंगल नियम से ये त्रिभुज भी आपस में क्या होगा समरूप होगा। वापस सुन लीजिए हमारी बात। तो सर कोण एन और कोण ए डैश आपस में बराबर है क्योंकि दोनों प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ओके, फिर एंगल एफ बराबर एंगल शीर्षाभिमुख कोण की वजह से शीर्षाभिमुख कोण एक्स की आकृति बनती है, तो ये वाले जो एंगल होते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप होंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज एम एन एफ, ये समरूप का साइन बना दिया, और फिर क्या लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ओके, ये हमने इसको मतलब समरूप सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप एसएस ले सकते हो स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे का काम करते हैं। ठीक है, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट तक रखता हूँ, बाकी सब इरेज कर देता हूँ। ठीक, स्पेस के लिए। ओके, चलो अब वो सारी चीज वहां से मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज एम एन एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। ओके, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। अब बात करते हैं, हम जानते हैं कि सर समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। अब संगत भुजा में इसमें ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा है एम एन वाला, ये वाला है ना एम एन एफ वाला, तो इसकी साइड्स के नीचे इसकी साइड को रखेंगे, मतलब इस भुजा के नीचे इस भुजा को रखेंगे। तो आप बोलोगे सर एम एन के नीचे हमने किसको रख दिया ए डैश बी डैश को। ठीक है, और फिर सामने वाली साइड कौन सी ली एम एन पहले लिया, तो एम एन वाली भुजा लेंगे एन एफ, एन एफ अपॉन क्या हो जाएगा एफ ए डैश। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया हमने सेकेंड। वापस सुन लीजिए, हम जानते हैं अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज की शर्त ये होती है कि किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों के अंतर्गत संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। ठीक है, मतलब इस वाले के नीचे इस वाले को लिख दिया और इस वाली साइड्स के नीचे इस वाली साइड्स को लिख दिया, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको एक बात बताता हूँ, आपने चिन्ह परिपाटी पढ़ी होगी। चिन्ह परिपाटी में हम जानते हैं क्योंकि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, या फिर उससे पहले अपन थोड़ा सा और काम कर देते हैं। ये जो दर्पण का द्वारक है ना, द्वारक मतलब जहां से लाइट आती है प्रकाश किरण आती है, तो ये दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक क्या हो अत्यंत छोटा है, तब बिंदु N बिंदु P के पास स्थित होगा, बिंदु P के पास स्थित होगा। देखो ये जो द्वारक आपके सामने दिख रहा है, ये दर्पण बहुत छोटा ले रखा है, तो इसका जो द्वारक है, ये द्वारक ये वाला जो पोर्शन इसको बोलते हैं अपन द्वारक। ठीक है, एपरेचर बोलते हैं। ये द्वारक बहुत छोटा होने के कारण ये वाला जो एन पॉइंट है ये P के पास होता है। ये मतलब एक प्रकार से आपको समतल के रूप में दिखेगा बाद में जब छोटा दर्पण, इसको अपन मिनी में जूम करके देखते हैं। तो अभी तो फिलहाल समझने के लिए बड़ा लिया है, लेकिन जब ये दर्पण का ये वाला जो पोर्शन है बहुत बड़ा होने बहुत छोटा होने के कारण, बहुत छोटा होने के कारण ये जो बिंदु एन है वो कहाँ पर स्थित होगा नियरली इक्वल टू पी, मतलब पी के जस्ट पास में इक्वल होगा। ठीक है, तो जहां मैं एन दिखेगा वहां पर क्या लिख दूंगा पी लिख दूंगा। ठीक है, ओके, तो देखिए आपके पास क्या आया कि सर एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एन की जगह हम क्या लिखेंगे कि सर अब आप एन की जगह पी लिख सकते हो। एन की जगह पी आ गया, पी एफ बट्टा एफ ए डैश, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एम एन बटा ए डैश बी डैश अपनी जगह पर छो पड़ा, एन एफ की जगह हमने लिख दिया पी एफ अपॉन एफ डैश से, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं कि सर हमें थोड़ी मैथ्स आती है
कि ये जो दोनों लाइन है कौन सी, बी एम, मतलब बी एम और जो ए पी है, ये जो बी एम और ए पी है ये दोनों आपस में कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। कौन सी भाई, देखो ये वाली, ये बी एम और ए पी, मतलब बी एम और ये ए पी समांतर रेखाएं। जब कोई भी दो समांतर रेखाएं होती हैं तो हम जानते हैं सर समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ए बी और इधर से कौन है, एम एन, तो आप कह सकते हो बी एम पैरेलल टू ए पी। जब बी एम और ए पी आपस में समांतर हैं तो ये वाली ए बी और ये एम एन भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तब आप बोलोगे सर ए बी इक्वल टू एम एन। ठीक है, अब ठीक है, मेरे सामने पड़ा है एम एन, तो इक्वेशन 3 से अपन काम चलाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन से क्या लिखेंगे, जहां एम एन दिख रहा है वहां पर आप क्या लिख दोगे, ए बी। वो भी क्यों लिखा हमने ये बता दिया, ठीक है। जहां एम एन दिख रहा है वहां पर हम क्या कर देंगे, ए बी लिख देंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। देखो एम एन की जगह हमने ए बी लिख दिया अपॉन ए डैश बी डैश, और इक्वल टू में क्या आया, पी एफ अपॉन एफ ए डैश, इक्वेशन नंबर 4। ओके, देखो इस इक्वेशन 3 को ही हमने मॉडिफाई किया, जो एम एन है वहां पर हमने ए बी लिख दिया। कारण क्यों, क्योंकि सर बी एम और ए पी जो है वो एक समांतर रेखाएं होने के कारण समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरियां होती है वो आपस में बराबर होती है। इसका मतलब बी ए बी और एम एन आपस में बराबर होने की जगह कारण एम एन की जगह हमने क्या रख दिया, ए बी। ओके, अब उसके रखने के पीछे क्या क्या कारण है, देखो समीकरण 1 और समीकरण 4 को देखकर क्या लगता है सर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो मैथ्स कहती है राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो ठीक है भाई, तो समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से क्या सर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी 4, ये रही 1 और ये रही 4 आपस में इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। देखो इसका राइट हैंड साइड बोला है ना, कैसे समीकरण 1 व 4 से इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो नो डाउट इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल। ए सी अपॉन सी ए डैश इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ ए डैश। ओके, इसके राइट हैंड साइड में ए सी अपॉन सी ए डैश, ये रहा ए सी अपॉन सी ए डैश, और इधर पी एफ अपॉन एफ ए डैश। ठीक है, अब बाकी सबको क्या कर देते हैं हम, इरेज, क्योंकि इनकी नीड नहीं होगी अब। ओके, अब अपन जानते हैं चिन्ह परिपाटी में। चिन्ह परिपाटी में हमने पढ़ा था सभी दूरियां जो होती हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जानी चाहिए। मतलब चूंकि सभी दूरियां दर्पण के कहां से मापते, अपन ध्रुव से मापते। इसका मीनिंग क्या है, अपन ये जो भी लाइन लिखी हुई है ना उन सब में ध्रुव मतलब पीक का आना जरूरी है, तो लिख देते हैं चूंकि चिन्ह परिपाटी से, क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से। देखो एक भी लाइन अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूं, सबके पीछे का कंसेप्ट बता रहा हूं, तो उस कंसेप्ट को ध्यान से सुनते ना। चिन्ह परिपाटी से हम जानते हैं कि सभी दूरियां, ऑल डिस्टेंस, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती, ध्रुव से मापी जाती है। मतलब ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मतलब चूंकि दर्पण की चिन्ह परिपाटी से हम जानते हैं कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ओके, मतलब सिंपल सी बात है कि जहां ये ए सी सी ए डैश है वहां सब जगह अपने को पी लेकर आना है। तो चलो मापते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसी को क्या लिख सकते हैं अपन। देखो ये आपके सामने एसी है रहा, तो अपन क्या एसी को ध्रुव से माप रहे हैं, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं
AC को PA माइनस PC, PA माइनस PC मतलब ये आपके सामने कोई साइड से लाइन है, ये P रहा, ये A रहा और ये C, ठीक है। तो आप AC निकालना है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं PA माइनस PC, मतलब इस पूरे में से इसको माइनस कर दोगे, मतलब इस पूरे में से इसको घटा दोगे तो पीछे AC मिल जाएगा, तब आप बोलोगे सर PA माइनस PC। ओके, PA माइनस PC, तो आपके पास मिला AC। फिर बात करते हैं CA डैश की जगह, किसकी जगह? CA डैश। CA डैश को हम लिख सकते हैं सर PC माइनस PA डैश, ये रहा PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश, लो जी PC माइनस PA डैश, ओके ठीक है ना। फिर बात करते हैं FA डैश, किसकी? FA डैश। तो FA डैश को क्या लिख सकते हैं सर? पहले PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस का PF, लो PA डैश माइनस का PF, ओके। अब सब के अंतर्गत P आ गया, मतलब हमने मान लिया कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती। सर PF को छेड़ा नहीं, भाई इसके पास तो ऑलरेडी P मौजूद है, तो अपन क्यों छेड़े? तो AC की जगह हमने क्या लिखा? PA माइनस PC, और CA डैश की जगह हमने लिखा PC माइनस PA डैश इक्वल्स टू PF इक्वल्स टू, हम FA डैश को क्या लिख सकते हैं? PA डैश माइनस PF। देखो सही से लिखना वरना बाद में पछताना पड़ेगा। देखो AC को हमने क्या लिखा? PA माइनस PC, देख लो, देख के बता रहा हूँ यार, PA माइनस PC, और CA डैश की जगह हमने क्या लिखा? PC माइनस PA डैश, और PF पड़ा अपनी जगह पर, FA डैश की जगह हमने क्या लिख दिया? PA डैश माइनस PF, ओके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 5 आप कह दोगे सर इक्वेशन का तो भंडारा चल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो भाई हमारी लाइन इतनी सीधी जा रही है कि लाइन खुद शर्म के मारे टेढ़ी हो गई। आगे बात करते हैं, अब PA PC P ये सब क्या है, तो इनको अपन चिन्ह परिपाटी के साथ रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि मैं मिटाऊं वगैरह तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ले लिया, ठीक है। अब अपन वापस स्टार्ट करते ले लिया ना स्क्रीनशॉट, चलो दूर हट जाते हैं ताकि आपके बीच में नहीं आएंगे, ओके। अब इन सब को इरेज कर देते, मेरे को जरूर जो है ना वो इक्वेशन 5 की नीड है, ठीक है, इक्वेशन 5 की। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई होगी आपको, अच्छे से इरेज कर दो, ठीक है। ओ सिट नहीं, सिट नहीं बोलना भैया, अभी सही अपना काम। देखो अब चिन्ह परिपाटी से, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, उससे पहले हम यहाँ पर बात करें। देखो ये है आपका प्रतिबिंब, ये है ध्रुव। प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब और ये रहा ध्रुव। प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो एप दिख रहा है ये ध्रुव है और ये एप है। ध्रुव और एप के बीच की, मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और ये ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, चिन्ह परिपाटी में कौन सी चीज है। सबसे पहला आता है PA। PA को देखो क्या लिख सकते हैं अपन, ये रहा ध्रुव और ये रहा A। याद रखना ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? बिंब दूरी। क्या बोलेंगे? बिंब दूरी, जो कि किस में लेंगे? अब बात करते हैं प्लस में लेना या माइनस में। देखो चिन्ह परिपाटी में हम पढ़ते हैं दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। मूल बिंदु के इधर की तरफ जितनी कितनी भी दूरियां होती है मुख्य अक्ष के समांतर, वो सभी नेगेटिव में ली जाती है, जबकि उधर वाली सारी पॉजिटिव में ली जाती है। अब अपन ने अवतल दर्पण लिया है, तो अवतल दर्पण में सारा प्रतिबिंब वगैरह सब कुछ इधर ही बना था, तो इधर वाली सारी डिस्टेंस
अपन किस में लेंगे, ऋणात्मक मतलब माइनस में लेंगे, ठीक है। चलो ये अपन जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर और मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। तो पीए को हमने किस में लिया, माइनस। फिर बात करते हैं पीसी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या। ये भी किस में, इधर की तरफ है, तो इसको भी किस में लेंगे, माइनस में। और पीएफ का मतलब होता है फोकस दूरी। आप कहोगे कैसे पता चला फोकस दूरी है, पी का मतलब ध्रुव, एफ का मतलब मुख्य फोकस। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। पीसी ये रहा ध्रुव और ये रहा वक्रता केंद्र, इसके बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी माइनस में आ गया। अब कौन बचा है, पीए डैश। पीए डैश को बोलते हैं हम प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। जो कि ये रहा पी, ये रहा ए डैश, इसके बीच की दूरी को हम वी लिखेंगे। ये भी किस में होगा, माइनस। सारे माइनस में आ गए, ओके। तो अब सभी के मान रखने पर, सभी के मान रखने पर, सभी के मान रखते हैं तो क्या मिलता है, पीए का मान क्या है, माइनस का यू। अब यहां से थोड़ी सी मैथ्स आएगी, कैलकुलेशन टफ होगी, तो थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा दे देना। पीए की जगह हमने माइनस यू रख दिया और माइनस अपनी जगह पर पड़ा है, और पीसी की जगह हमने रख दिया माइनस का आर, देख के रख रहे ये रहा, ठीक है। पीसी की जगह माइनस का आर, फिर माइनस का चिन्ह, पीए डैश की जगह माइनस का वी, ये रहा भाई। पीएफ की जगह माइनस का एफ, और पीए डैश की जगह माइनस का वी, और पीएफ की जगह माइनस का एफ, ओके। पहले इसका माइनस का थोड़ा इलाज कर देते हैं। माइनस का यू, माइनस माइनस प्लस का आर, नीचे आएगा माइनस का आर, माइनस माइनस प्लस का वी, माइनस का एफ अपॉन माइनस का वी, माइनस माइनस प्लस का एफ। अब अपने को रिलेशन चाहिए u, v और f में, लेकिन ये बीच में r आ रहा है, तो इस r को अपन f में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य जो संबंध होता है वो r इक्वल टू 2f होता है। r इक्वल टू क्या होता है, 2f। तो चलो भाई r की जगह हम 2f लिख देते हैं, माइनस का u, r की जगह 2f अपॉन फिर r की जगह 2f, v अपनी जगह पर पड़ा है, माइनस f छो पड़ा, माइनस वी प्लस का एफ, ओके। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखियो आर की जगह हमने 2f रखा, आर की जगह हमने 2f रखा, बाकी कुछ भी नहीं किया। फिर हम मैथ्स के हिसाब से इसका तिरछा गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा। तो वज्र गुणा में क्या होगा, माइनस यू प्लस 2f का गुणा होगा माइनस वी और प्लस एफ से, इसका इससे माइनस एफ, माइनस का 2f प्लस का v, ओके। अब देखो ध्यान से, पहले माइनस वी यू का इसके साथ होगा, फिर प्लस 2f का इसके साथ। तो देखो माइनस यू, माइनस माइनस प्लस यू वी, फिर माइनस यू का f के साथ तो माइनस का यू एफ। देखो हम जब छोटे थे ना, तो हमें सर ने बताया था x प्लस वाई को 2x प्लस वाई से, मतलब एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर काम करें। माइनस यू का v के साथ, माइनस यू का f के साथ, फिर प्लस माइनस 2f का इसके साथ पूरे ब्रैकेट के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 2f का v के साथ तो 2fv प्लस 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 2f को f से मल्टीप्लाई करोगे तो 2f स्क्वायर, ओके। फिर माइनस माइनस अगले वाला, ये तो सिंगल ही है ना, माइनस माइनस प्लस f इंटू 2f स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, और आप बोलोगे सर एफ, ओके। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो काट दो भाई। तो इधर का प्लस का 2f स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 2f स्क्वायर में से 2f स्क्वायर जाएगा, तो इसका तो कल्याण मस्तु। अब कौन बचा, इधर तो बचा uv, बाकी ये जो माइनस के उसको उधर भेज दो, uv उधर पहले से कौन है, माइनस का एफ, माइनस का uf उधर जाएगा तो, मतलब माइनस का 2f उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस के 2f,
और माइनस का यू एफ उधर जाएगा तो प्लस का यू। ठीक है, क्या करा हमने, सुनो, माइनस का एफ पी उधर पड़ा था, माइनस के यू एफ को उधर भेजा, प्लस का यू एफ, माइनस के टू एफ पी को उधर भेजा तो प्लस का। अब देखो यू वी, दो एफ वी और एक एफ वी इसमें से घटा देते, दो एफ वी में से एक एफ वी जाएगा तो आपके पास बचेगा एक एफ वी, और उधर से क्या है यू एफ। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हो तो थोड़ा सा और टाइम दे दो। अब आपको क्या करना है, समीकरण के दोनों पक्षों में, कौन से पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर, यू वी एफ का क्या देने पर, भाग देने। याद रखना, मैथ्स कहती है समान संख्या का गुणा करो या फिर समान संख्या का भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता समीकरण पर। ठीक है, तो देखो यूवी की जगह यूवी एफ का भाग दे दिया, एफ वी की जगह हमने यूवी एफ का भाग दे दिया, और यू एफ के नीचे भी हमने किसका भाग दे दिया, यू एफ, यू वी एफ का। ओके, जो कैंसिल आउट होता है, यू वी से यू वी गो, एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यू से यू, एफ से एफ। सर क्या बचा फिर, एक ही बात है, एफ वन अपॉन एफ, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ये आपके सामने आ गया दर्पण सूत्र, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। याद रखना बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर की डेरिवेशन पूछी जाती हैं, तो आपको पूरे डिटेल से बताया हुआ है। अब आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एक बार दूर हट जाते एसएस ले लीजिए।